सो हेलो गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी जिनको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अभी क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे पता चला कि कुछ देर रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं किसी वजह से पॉज कर दिया था ना, तो उसके बाद फिर प्ले करना भूल गया और 15-20 मिनट तक वीडियो मेरे को लगा कि रिकॉर्ड हो रहा और मैं बोलते गया। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी। एनीवे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या है ना कि हम लोग वर्ब के बारे में, हम लोग वर्ब किससे स्टार्ट करते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें रह गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और इसके बाद हम लोग लाइन से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, नाउन से या प्रोनाउन से शुरुआत करेंगे फिर से। ठीक है, तो वर्ब के बारे में क्या है ना कि वर्ब का टाइप्स बहुत अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि बेसिस चेंज होगा तो टाइप्स चेंज हो जाता है। जैसे ट्रांजिटिविटी के बेसिस पे वर्ब्स का टाइप हो जाएगा कुछ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इस बेसिस पे कि वो लोग जो वर्ब है वो एक्शन दिखा रहा या स्टेट दिखा रहा, उस बेसिस पे स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब हो जाएगा। डायनामिक जिसको एक्टिव वर्ब या एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह का टाइप्स हो सकता है वर्ब का, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग बेसिस के हिसाब से अलग अलग टाइप्स होता है। उन्हीं को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एक्शन, स्टेट और पोजीशन के बारे में, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक्शन दिखा रहा है या स्टेट दिखा रहा है या पोजीशन दिखा रहा है, उस हिसाब से वर्ब भी क्लासीफाई होता है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि मेरे पास में पहला सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में प्ले प्ले जो है ये एक एक्शन को दिखा रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, खेलने का काम। तो यहाँ पर प्ले जो है वो एक्शन को दिखा रहा, प्ले वर्ब। अगले सेंटेंस में ही इज़ अ डॉक्टर में इज़ जो है वो कोई एक्शन को नहीं बल्कि एक स्टेट को दिखा रहा कि वो क्या है, वो एक डॉक्टर है उसका मौजूदा स्टेट को दिखा रहा। तो इसलिए यहाँ पे इज़ जो है बी फॉर्म वर्ब वो एक स्टेट को दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, अगले सेंटेंस में दे हैव अ कार में हैव जो है वो ना ही एक्शन दिखा रहा और ना ही स्टेट दिखा रहा, बल्कि ये क्या दिखा रहा, पोजेशन दिखा रहा, ऑनरशिप दिखा रहा कि ये जो कार है उन लोगों के पास है। तो दे हैव अ कार, हैव यहाँ पोजेशन को दिखा रहा। ठीक, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं वर्ब का क्लासिफिकेशन। वर्ब बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कि अब वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन जो वर्ब यूज़ हुआ है सेंटेंस में उसका कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है। और ज़्यादातर वर्ब ऐसा होता है जो ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। मतलब कि वो किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा और किसी दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव। पहले तो हम लोग क्या मतलब है ट्रांजिटिव होना, क्या मतलब है ऑब्जेक्ट का होना, वो समझते हैं। जैसे आपके पास में जो पहला सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस का ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन अगर करें तो सुनील क्या है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। स्टडी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और एट नाइट तो एट यहाँ पर में क्या है, एट प्रीपोजिशन है और इसलिए नाइट ये क्या है, इसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस में ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास में सेंटेंस है सुनील स्टडीज़ फिजिक्स एट नाइट। यहाँ देखना सुनील क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन, और ये परफॉर्म सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। स्टडीज़ क्या है, वर्ब है, और ये फिजिक्स क्या है। तो अब देखना सुनील स्टडीज़ व्हाट, ये क्वेश्चन पूछो व्हाट का। ठीक है, क्या या किसको का जवाब अगर मिले व्हाट या होम का, तो जो जवाब होता है वह वही ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। तो यहाँ सुनील स्टडीज़ व्हाट अगर हम पूछे तो व्हाट का जवाब क्या है, फिजिक्स है। तो व्हाट का जवाब मिला ना, क्या, फिजिक्स। तो इसलिए फिजिक्स ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा किसका, वर्ब का। किस वर्ब का, स्टडी वर्ब का, स्टडीज वर्ब का। तो फिजिक्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट हम लोगों को पता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एट क्या है, एट प्रीपोजिशन है और इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस को एक बार गौर से देखना तो क्या समझ आता है कि दोनों जगह वर्ब तो है स्टडी ही, बट एक जगह ये ट्रांजिटिव है और एक जगह इंट्रांजिटिव है। कैसे, ऐसे इस सेंटेंस में सुनील स्टडीज़ व्हाट का जवाब मिल रहा, तो इसलिए व्हाट का जवाब जो मिल रहा वो फिजिक्स है, इसलिए फिजिक्स ऑब्जेक्ट बन गया स्टडी। तो स्टडी वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट मिल गया क्या, फिजिक्स। तो इसलिए स्टडी यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में सुनील स्टडीज़ व्हाट का अगर हम क्वेश्चन पूछे तो ना ही व्हाट का जवाब मिल रहा और ना ही हुम का जवाब मिल रहा।
मतलब कि व्हाट और हुम का जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो वही ऑब्जेक्ट होता, जवाब है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब स्टडी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैसा वर्ब हो जाएगा, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हम लोग क्या देखें ना कि एक ही वर्ब स्टडी ऊपर वाले सेंटेंस में इनट्रांजिटिव और नीचे वाले सेंटेंस में ट्रांजिटिव बन जा रहा। एक जगह वही स्टडी सेम वर्ब है बट वो एक जगह ट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर रहा और एक जगह इनट्रांजिटिव। तो वर्ब किस तरह से बिहेव करेगा, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में सिचुएशन पे, सेंटेंस पे, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। और ज़्यादातर वर्ब्स जो होता है ना 60 to 70% वो ऐसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी ट्रांजिटिव कभी इनट्रांजिटिव बन जाते हैं। इसमें मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ बट वो एग्जाम्पल्स हम लोग ना वर्ब के चैप्टर में ही और डिटेल में देखेंगे। ये अभी वर्ब का कोई चैप्टर नहीं चल रहा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही सीक्वेंस है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो हम लोग का ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेसिस पे जो मैक्सिमम जो वर्ब्स होंगे ना 70-80% वो ऐसे होंगे जो फ्लेक्सिबल होंगे, ट्रांजिटिव की तरह और इंट्रांजिटिव की तरह, दोनों की तरह बिहेव करेंगे सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ भी बताया। और बहुत सारे ने बहुत कम ऐसे वर्ब होंगे जो स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव होंगे, वो हमेशा ट्रांजिटिव होंगे, उनको अपने बाद मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकते और उनको किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा सकता, अगर ऑब्जेक्ट दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना क्वेश्चंस इन्हीं दोनों से पूछता है कि ट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट चाहिए और हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे तो गलत, अगर इंट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए और हम ऑब्जेक्ट दे दे रहे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, ये सब समझने से पहले ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप लोग देख के आए होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में। अब मैंने आपको बता चुका है कि ऑब्जेक्ट ना वर्ब का भी होता है और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है, जैसे यहाँ ये प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हो चुका ना। तो यहाँ मैंने लिखा है सम वर्ब्स आर स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव एंड सम ऑलवेज इंट्रांजिटिव। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव ही होंगे और कुछ ऐसे जो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होंगे, और ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे होंगे जो ट्रांजिटिव भी होंगे और इंट्रांजिटिव भी होंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे यहाँ स्टडी। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के आगे फिर वर्ब का क्लासिफिकेशन कैसे है कि वो कुछ इस तरह से भी क्लासीफाई होता है, कुछ डूइंग वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स, कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं, कुछ हैपनिंग वर्ब होते हैं। तो हम लोग लाइन से समझेंगे बट स्टार्ट हम लोग हैपनिंग वर्ब से करते हैं। तो ये जो हैपनिंग वर्ब है जिसको हम लोग अर्गेटिव वर्ब भी कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ऐसे वर्ब्स जो खुद हो जाते हैं, जो एक्शन खुद परफॉर्म कर लेते हैं, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास सेंटेंस है, ये क्लियर होगा। ये सेंटेंस आप देखो कि द डोर ओपनड, हु ओपन द डोर, डोर कौन ओपन किया, किसी ने नहीं ओपन किया, डोर तो खुद ओपन हो गया। तो ऐसे टाइप का जो सेंटेंस होता है, जैसे कि द वॉल क्रैक्ड, द डोर ओपनड, द टाइम टेबल चेंज्ड, द कार स्टॉप्ड, द आइस मेल्टेड, ठीक है। तो इन सब केस में नहीं, ये खुद ब खुद हो रहा, दरवाज़ा खुद खुल जा रहा, आइस खुद मेल्ट हो जा रहा। तो ये सब हैपनिंग वर्ब्स कहलाते हैं, अर्गेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। सेम अर्गेटिव या हैपनिंग दोनों एक ही वर्ब को नाम दोनों सेम का अलग अलग नाम है। अर्गेटिव और हैपनिंग का मीनिंग सेम है। अच्छा, ट्विस्ट ये है ना, अगला सेंटेंस देखना, ही ओपन द डोर। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ही ओपन द डोर, हु ओपन द डोर, ही। तो यहाँ डूअर दिख रहा क्लियरली। तो यहाँ पर मैं ओपन कौन कर रहा है, ही ओपन कर रहा। तो यहाँ पर ओपन को अगर हम लोग देखें ना, तो ये ओपन यहाँ पर में हैपनिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 60-70 वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उसी तरह से क्या है ना कि यहाँ भी वही है कि हैपनिंग वर्ब जो है वो हैपनिंग वर्ब तो होता है बट बहुत बार वो डूइंग वर्ब भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सेंटेंस के हिसाब से। यहाँ ऊपर में ये ओपन जो वर्ब है वो हैपनिंग वर्ब है, अर्गेटिव वर्ब, क्योंकि ओपन खुद से हो जा रहा, कोई ओपन नहीं कर रहा। लेकिन वही ओपन वर्ब अगले ही सेंटेंस में डूइंग वर्ब नहीं है, हैपनिंग वर्ब नहीं है, सॉरी हैपनिंग वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, डूइंग वर्ब हो जा रहा, क्योंकि यहाँ ओपन कोई कर रहा, करने वाला कोई है, ठीक है। तो ओपन यहाँ हैपनिंग वर्ब और ओपन इस जगह पे डूइंग वर्ब, ठीक है। ये जो मैंने आपको टाइप दिखाया है हैपनिंग और डूइंग, तो ओपन
दोनों सेंटेंस में एक जगह हैपनिंग और एक जगह डूइंग वर्ब की तरह काम कर रहा। लिंकिंग वर्ब के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, करेंगे बात थोड़ी देर में, ठीक है। तो एक और चीज़ जानना यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो मैंने अभी आप लोगों को हैपनिंग वर्ब बताया, तो हैपनिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऑब्जेक्ट? क्योंकि समझना, याद करना, वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि मोहन किल्ड सोहन, मोहन किल्ड सोहन, तो मोहन ने सोहन को मारा, तो ये जो किल करने का काम है वो कौन रिसीव कर रहा? रिसीव कौन कर रहा? एक्ट तो ये कर रहा, मार तो ये रहा, बट किसको मार रहा है? इसको। तो किलिंग कौन रिसीव कर रहा? सोहन। तो रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? सोहन। तो सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मतलब रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है? सोहन ये ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सेंटेंस को गौर से देखना। द डोर ओपनड में, डोर खुला, खुला कौन? तो डोर खुला। तो यहाँ रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? रिसीवर ऑफ एक्शन तो डोर है। तो ऑब्जेक्ट किसको होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट तो डोर को होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। बट गौर से देखो, यहाँ वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? द डोर। तो एक्चुअली में, रियलिटी में सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन? द डोर। द डोर यहाँ पर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना बैठा है, जो कि लेकिन है ये क्या? रिसीवर ऑफ एक्शन। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। और इस सेंटेंस में जो रिसीवर ऑफ एक्शन है डोर, वो खुद ही सब्जेक्ट बन बैठा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। मतलब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस में मतलब अर्गेटिव वर्ब्स में के केस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अर्गेटिव वर्ब्स आप समझ में आया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। अच्छा एक सेकंड, अब हाँ एक सेकंड, हैपनिंग वर्ब तो मैंने सबसे पहले बता दिया ना, अभी तो लिंकिंग वर्ब और डूइंग वर्ब बाकी है। तो अब लिंकिंग वर्ब को समझते हैं क्या है। लिंकिंग वर्ब क्या है मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका है कि जैसे इस सेंटेंस से समझेंगे, क्लियरली समझ आएगा। इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन करो तो ही सब्जेक्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच ना प्रोनाउन। अच्छा, इज क्या है? एक ही तो वर्ब है और यही इसलिए मेन वर्ब हुआ। और यह है क्या? बी फॉर्म वर्ब। जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो वही तो हो जाता है क्या? लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ इज क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुआ। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग लिंकिंग वर्ब के केस में व्हाट और हुम का जवाब मिले भी तब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब व्हाट और हुम का जवाब मिल भी रहा हो उसके बावजूद व्हाट और हुम का जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के केस में ये एक्सेप्शन था कि व्हाट और हुम तो हर वर्ब से आप पूछ सकते हो, व्हाट और हुम का जवाब हर वर्ब से पूछ सकते हो और जब जब जवाब मिलेगा तब तब ऑब्जेक्ट होगा। बट लिंकिंग वर्ब के केस में व्हाट और हुम का जवाब मिल भी रहा हो तब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि ही इज़, अगर व्हाट आप पूछो क्वेश्चन तो व्हाट का जवाब मिल रहा क्या? डॉक्टर, उसके बावजूद ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों ये ऑब्जेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का तरीका है, इसको चेक करो ही को और डॉक्टर को। क्या ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही है? तो हाँ, ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही है, तो इसलिए डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होगा, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा था ही किल्ड मोहन, मोहन किल्ड सोहन, तो आप गौर से देखना, एक चीज़ याद रखना कि कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन नहीं हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है मोहन और ऑब्जेक्ट है कौन? सोहन। तो क्या मोहन ही सोहन है और सोहन ही मोहन है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट चला। बट अगर दो यहाँ सेम चीज़ होता, यहाँ मोहन ही ये सोहन होता और सोहन ही मोहन होता, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता था। कहने का मतलब ये है मेरा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पर्सन्स होते हैं और अगर वो सेम हो रहे तो एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ सेंटेंस देखो, ही जो है डॉक्टर है और डॉक्टर ही है, ये दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग नहीं है, तो एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरा करने वाला। यहाँ पर सब्जेक्ट को पूरा कर रहा कौन? डॉक्टर। ही के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा? डॉक्टर। मतलब सब्जेक्ट जो ही है उसको पूरा कौन कर रहा? कॉम्प्लीमेंट्री कौन है उसका? डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव चाहिए होता है, और यहाँ पर ये डॉक्टर क्या है, नाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर क्या है, नाउन है, और बिहेव ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा। और आप लोग को पता है, मैंने बताया है कि जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करे, जोड़े, उसको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो इसलिए इस यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्लियर। अब बताना मेरे को ये है यहाँ पे कि जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हैपनिंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पूरा मैंने समझाया क्यों नहीं होता है। उसी तरह से लिंकिंग वर्ब के केस में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये याद रखना। मतलब इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि यहाँ ऑब्जेक्ट, ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो अभी मैंने समझा चुका, ये तो समझाया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अगले टाइप में, और वो क्या है, एक्शन या डूइंग वर्ब्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपके सेंटेंस, आपके सामने जो सेंटेंस है वो है ही किल्ड मोहन। ठीक है, तो यहाँ आप गौर से देखना, ही क्या है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये सब्जेक्ट है इस जगह पे। ठीक है, किल्ड क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक, और ही किल्ड हुम, ही किल्ड मोहन। तो हुम का जवाब मिल रहा, और वो जवाब कौन है, हुम है, मोहन है। तो मोहन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। कौन से वर्ब का ऑब्जेक्ट, किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों वर्ब का ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, और मोहन है क्या, नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ आप लोग देखो कि किल जो था ये वर्ब था, मेन वर्ब। यहाँ पे आप लोग देखो कि ऑब्जेक्ट मिल रहा, और वो कौन है, मोहन। अगले सेंटेंस में देखना, ही स्लेप्ट अर्ली। ही सब्जेक्ट हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। स्लेप्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही स्लेप्ट व्हाट, ही स्लेप्ट होम। कोई जवाब मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। व्हाट या होम का यहाँ जवाब मिलेगा ही नहीं, इलॉजिकल है। तो यहाँ पर मैं क्या हुआ ना कि स्लेप्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ये जो अर्ली है, ये जल्दी सो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये नाउन, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना जरूरी है, ये नाउन ही नहीं है अर्ली, ये तो एडवर्ब है, तो ये तो बन ही नहीं, ये नाउन प्रोनाउन है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो क्लियरली यहाँ पे ये है ना कि स्लेप्ट जो वर्ब है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि तीन तरह के वर्ब में, एक्शन, लिंकिंग और हैपनिंग में, हैपनिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिंकिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट जो हमारा ये डूइंग वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब, उनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है कि एग्जाम्पल में ये हो गया, ही किल्ड मोहन, और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है कि एग्जाम्पल में ये हो गया, ही स्लेप्ट अर्ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये किल्ड और स्लेप्ट जो है, ये कैसे वर्ब्स है, ये एक्शन वर्ब्स है, और एक्शन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ किल्ड केस में, और स्लेप्ट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे में क्या बताना है मेरे को ना, कि मैं ये बताना समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ब्स का बहुत टाइप्स होता है ना, अलग अलग बेसिस पे। बेसिस ट्रांजिटिविटी के बेसिस पे, कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, उस बेसिस पे ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब समझे। ठीक है, और भी ज़्यादा टाइप्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम लोग वर्ब चैप्टर एज अ होल पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, अभी यहाँ पे समझना, वर्ब को अगर हम लोग और एक तरह से क्लासीफाई करना चाहें तो और पॉसिबल है वो क्या, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बेसिस पे। मतलब कि वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। समझना ये क्या होता है, इनके बारे में और डिटेल में समझेंगे, बट अभी शॉर्ट में समझना, बहुत ईजी चीज़ है। क्या है ना कि जितना भी वर्ब होता है, क्रिया होता है, कुछ काम करना, जैसे गाना गाना, सोना, उठना, जागना। ठीक है, तो ये सब क्या है, वर्ब्स है, एक्शंस है, जो किसी काम को करने का शो करता है ना, उनको वर्ब्स कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो ये सब वर्ब्स है। और ये सब वर्ब्स ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सब तो हो चुका, बट डिपेंडिंग अप वो ना, ये सब टाइप्स ऑफ वर्ब्स का ना और एक तरह क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या मतलब है, ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन जो आपको परफॉर्म करते हुए दिखे। जैसे अगर कहा जाए डांसिंग, तो एक पर्सन नज़र आएगा आपको क्लियरली, जिसका हाथ और पैर मूव कर रहा होगा, उसका बॉडीली मूवमेंट हो रहा होगा, और डांस जो एक्शन है वो आपको नज़र आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जब कोई सिंगिंग कर रहा होगा तो सिंग करते हुए उसका लिप्स का मूवमेंट, और वहाँ से साउंड आपके कानों तक आते हुए आपको वो महसूस होगा, समझ आएगा। ठीक,
राइटिंग अगर है तो वहाँ आपको पेन का मूवमेंट, पेंसिल का इंक का मूवमेंट नज़र आएगा। तो ये सब ना मोशन दिख रहा है यहाँ। और डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू मोशन। तो इन सब वर्ब्स में ना मोशन हो रहा, मूवमेंट हो रहा, तो इन वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स या डायनेमिक वर्ब्स, या और इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं एक्टिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वर्ब्स। बट कुछ ऐसे टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं जहाँ ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट दिखता ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, अंडरस्टैंड। अब बताओ, आप जब कुछ समझ रहे हो तो क्या आपका सर हिल रहा है समझते हुए? आप समझ रहे हो तो क्या आप ये मत बोलना कि समझने के टाइम में हम लोग सर हिलाते हैं, हाँ ऐसे मतलब ऊपर नीचे सर करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। वो तो आप कर देते हो, आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन है। बट क्या आपको समझने के लिए सर हिलना ज़रूरी है? क्या सर हिलते हुए दिखेगा कि कोई समझ रहा हो? नहीं ना। तो अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब में। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं, जैसे याद करना। ठीक है, रिमेंबर। ठीक है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? तो रिमेंबर, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखता है यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारा वर्ड्स है जैसे कि स्मेल। ठीक है, कोई बड़ी मूवमेंट होता है क्या स्मेल करने में? नहीं। तो ये सब वर्ब्स है ना, इनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, जिन वर्ब्स में कोई बड़ी मूवमेंट, कोई कोई एक्शंस नहीं नज़र आता है, बल्कि वो वर्ब बस अंदर अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, उनको एक्टिव स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। और जहाँ बड़ी मूवमेंट दिखता है ना, उनको क्या कहते हैं? डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझना, नैना राइट्स अ लेटर में राइट जो है ना, वो एक एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, मूवमेंट नज़र आता है वहाँ। ठीक है, तो एक्शन वर्ब का एग्जांपल हुआ। और अगर अगला सेंटेंस है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, तो इस केस में अंडरस्टैंड, समझना, ये क्या है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब हो गया। क्योंकि जब आप समझ रहे हो किसी का प्रॉब्लम, तो आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप जंप कर करके नहीं कह रहे हो कि हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ठीक है, आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, आप बस ऐसे ही स्टैंड स्टिल हो और बस आप समझ रहे हो। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब का ही पहचान है। स्टेटिव वर्ब को इसलिए पढ़ना जरूरी है ना कि क्योंकि जब मैं आप लोगों को स्टेटिव वर्ब्स पढ़ा रहा हूँ आगे के चैप्टर्स में, तो वहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि स्टेटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता है। कहने का मतलब, आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ को आई अंडरस्टैंड ही कहना होगा। ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं हो सकता है, क्या मतलब? ये मतलब है कि टेंस क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में दो कंटिन्यूअस है, ध्यान से याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टेटिव वर्ब्स ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ हो सकता है और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ हो सकता है। उसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टेटिव वर्ब ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज़ हो सकता है कभी भी, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ नहीं हो सकता है स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, ये बात समझना है। तो फिर किस में यूज़ होगा? तो इसमें यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं हो सकता है, आई अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं होगा, आई अंडरस्टूड होगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज़ होकर सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज़ होकर के सिंपल पास्ट यूज़ होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होकर सिंपल फ्यूचर यूज़ होगा। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा। जैसे मतलब आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं हो सकता है, आई हैव अंडरस्टूड होगा। ठीक है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होकर के पास्ट परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होकर के फ्यूचर परफेक्ट होगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और बहुत सारा और भी चीज़ है स्टेटिव वर्ब्स में समझने के लिए कि किस तरह से स्टेटिव वर्ब्स जब कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ होते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। किस तरह से वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं जब वो जेरंड की तरह यूज़ होना होगा। तो ये बहुत सारा चीज़ है। बट यहाँ फिर से आप देखो, यहाँ मैंने जेरंड बोल दिया जो कि एक कम्प्लीटली नया टॉपिक है, वो जेरंड समझने के बाद ये सब समझ आया। तो इसलिए हम लोग स्टेटिव वर्ब्स को आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए बस इतना ही था। और अब क्या है ना, यहाँ हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने जितना वीडियोस बनाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 3-4 वीडियो है लगभग, उन 4 को देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। फिर आप गुड टू गो हो। आप स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर मतलब नाउन प्रोनाउन से उठा करके आप लाइन से पढ़ते जा सकते हो और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो अगला हम लोग का जो वीडियो आने वाला है वो प्रोनाउन से शुरू होगा। और मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन दैट वीडियो।